हेलो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा व अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पहला भाग जरूर पढ़ें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबीहा के चले जाने के बाद शबाना अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। आसिफ भी अब हाई स्कूल में पहुंच गया था और सबीहा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो चुकी थी। जसबीर भी इधर कई दिनों से नहीं आया था। उसकी परीक्षा जो शुरू होने वाली थी। जसबीर ने कई बार शबाना को सलाह भी दी थी कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर वो चाहे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म डालकर परीक्षा दे सकती है। फिर उसका तो एक्सीडेंटल केस भी था, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लग सकता है। लेकिन शबाना ने ध्यान नहीं दिया। किंतु आज शबाना को लग रहा था कि वो कर सकती है और कॉलेज से आने के बाद बुटीक पर भी 1 घंटा बैठ सकती है। वैसे बुटीक पर 2 टेलर तो रहते ही हैं। और रही बात आसिफ की, तो वो भी अब समझदार हो गया है। शबाना यही सोच ही रही थी कि तभी आबिद भी सबीहा को लेकर आ गया और बातों ही बातों में उसने भी शबाना को अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने की नसीहत दे डाली। तो शबाना ने कहा, ठीक है, कल मैं भी आपके साथ चलकर देख लेती हूँ कि मैं परीक्षा दे पाऊंगी या नहीं। तो आबिद ने कहा, ठीक है, सुबह 8 बजे तैयार रहना, मैं आपको आके ले लूंगा। फिर आबिद ने सबीहा से कहा, अच्छा उठिए, अब जल्दी घर चलिए। देखता हूँ अगर शबाना को कॉलेज वाले परीक्षा देने की इजाज़त दे देते हैं तो 1-2 रोज में अम्मी से बात करके आपको कुछ दिनों के लिए यहीं भेज देता हूँ। तो शबाना भी अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी कर पाएगी। कहकर आबिद घर से बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे सबीहा भी निकल आई। अगले दिन आबिद समय से पहले ही पहुंच गया। शबाना भी तैयार ही थी, बस घर लॉक करके चाबी टेलर मास्टर को देनी थी। घर से निकलकर शबाना ने चाबी टेलर मास्टर को दे दी और देते हुए बोली कि मास्टर साहब, आसिफ आए तो दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि खाना खा लेगा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा बिटिया, ठीक है, कहकर टेलर मास्टर ने शबाना के हाथों से चाबी ले ली। उसके बाद शबाना आबिद के साथ शहर के लिए निकल गई। करीब 1.5 घंटे के बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंचकर आबिद ने जल्दी जल्दी सब पता किया तो पता चला कि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। शबाना फीस भर के एग्जाम दे सकती है। उसके बाद आबिद ने जल्दी जल्दी शबाना का एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया और शबाना को क्लास करने के लिए बोलकर अपने कॉलेज चला आया। लगभग 1 घंटे के बाद आबिद वापस आ गया और शबाना को लेकर वापस घर चला आया। कॉलेज से आते वक्त शबाना ने कुछ लड़कियों से नोट्स ले लिए थे, इसलिए उसके ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा काम था। खाना भी बनाना था, बुटीक भी देखना था और पढ़ाई भी करनी थी। ऊपर से आसिफ के भी बोर्ड एग्जाम भी कुछ दिन में शुरू होने वाले थे। इधर बहुत दिनों से जसवीर ने शबाना की खोज खबर नहीं ली थी, तो सोचा कि चलो शबाना को फ़ोन कर लेता हूँ। यही सोचकर जसवीर ने शबाना को फ़ोन किया तो पता चला कि शबाना ने अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। तो जसवीर ने कहा, ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया शबाना जी, सुनकर बहुत खुशी हुई। सच कहता हूँ, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। जसवीर को इस तरह से बोलते हुए देखकर शबाना ने कहा, पर आप इतने खुश क्यों हैं जसवीर जी? एडमिशन तो हमारा हुआ है, वो आप नहीं समझ सकती शबाना जी। कहकर जसवीर ने फोन रख दिया और शबाना के बारे में ही सोचने लगा। शबाना शादी के खूबसूरत लाल लिबास में सजी बहुत खूबसूरत लग रही थी और बरमाला लिए धीरे धीरे जसवीर की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी फोन की घंटी ने उसे जैसे नींद से उठा दिया और वो कोई और नहीं, शबाना ही थी, जिसने ये पूछने के लिए फोन किया था कि उसका कॉलेज का टाइम क्या है। मेरा कोई टाइम नहीं है शबाना जी, कभी पूरे टाइम खाली रहता हूँ, कभी पूरे टाइम बिजी। शबाना ने जितनी ही बेपरवाही से प्रश्न किया था, जसबीर ने भी उतनी ही बेपरवाही से जवाब दिया, जिसे सुनकर शबाना ने कहा, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं जसबीर जी? लो जी भला, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ? आपने जैसा प्रश्न किया जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा। आइए आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। मेरा मतलब है, जिस दिन प्रोफेसर साहब आ जाते हैं उस दिन बिजी रहता हूँ और जिस दिन नहीं आते उस दिन पूरे टाइम खाली रहता हूँ। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ, कहकर शबाना ने फोन रख दिया और अपने नोट्स कॉपी करने लगी। शबाना अब रोज आबिद के साथ कॉलेज जाने लगी थी। आबिद पहले शबाना को कॉलेज छोड़ता, फिर खुद अपने कॉलेज जाता और फिर लौटते वक्त शबाना को अपने साथ लेकर आता। लेकिन इधर कुछ दिनों से शबाना को लगने लगा
कि आबिद उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लगा है। किसी न किसी बहाने से उससे टकरा जाना, बाइक की स्पीड एकदम से तेज कर देना और फिर शबाना को ये कहना कि मुझे पकड़ कर बैठ जाओ, नहीं तो बार बार झटका लगेगा, यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं। और तो और कभी कभी जानबूझकर उसके कंधे पर हाथ रख देना और शबाना के मना करने पर यह कहना कि सॉरी शबाना, मुझे लगा कि सबिहा है। अब शबाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने सबिहा से बोल दिया कि आपा, भाईजान को बोल देना कि कल से मैं अपनी दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। आबिद मियाँ को कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर वो गुस्से में बोला, हाँ जिसके साथ भी जाना है जाए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। कहकर आबिद अपने घर चला गया। उसके बाद शबाना अगले रोज बस से कॉलेज गई और फिर उधर से जसबीर ने उसे बस स्टेशन तक छोड़ा, जहां से शबाना ऑटो से अपने घर तक पहुंच गई। यद्यपि बस स्टेशन से शबाना का घर कोई ज्यादा दूर नहीं था, बस 2 ही किलोमीटर की ही दूरी पर था और बस स्टेशन से शहर जाने में 2 घंटे लगते थे, जहां अपने रोजमर्रा के काम से उस गांव के बहुत से लोग जाते थे। लेकिन इतनी ही दूरी लड़कियों को अकेले तय करने से लोग न जाने क्यों कतराते थे। जब तक कॉलेज चलता रहा तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब शबाना की परीक्षा नज़दीक आ गई थी, तो ये डर था कि अगर वो किसी दिन टाइम से कॉलेज नहीं पहुंची तो उसकी परीक्षा छूट जाएगी। यही सोचकर वो परेशान थी। तो जसबीर ने कहा कि इधर से मैं छोड़ दिया करूंगा, उधर से तुम बस पकड़कर आ जाना। तो शबाना ने कहा ठीक है। लेकिन शबाना अभी एक ही दिन जसबीर के साथ गई, तब तक ये बात उसके चाचा शकील के पास पहुंच गई कि शबाना आज फिर उस पंजाबी के साथ गई है। तो शकील ने कहा कि ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। शाम को शबाना जब घर आई तो देखा शकील चाचा पहले से ही मौजूद हैं। देखकर शबाना ने उन्हें पहले तो दुआ सलाम की, फिर बोली, चाचा क्या बात है, आज आप हमारे घर पर? कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था हाल चाल लेने। और बताओ आजकल क्या चल रहा है? चाचा आपको तो पता ही है कि परीक्षाएं चल रही हैं हमारी। क्यों आबिद भाई ने नहीं बताया होगा आपको? थोड़ी देर बाद दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, अरे हाँ, आबिद ने तो बताया था मुझे, मैं ही भूल गया था। फिर तुम तो जानती ही हो कि 50 काम है अपने जिम में और ऊपर से बुढ़ापा अलग, तो क्या जरूरत थी आपको यहाँ तक आने की? मुझे बुला लेते, बहुत दिन भी हो गए थे, तो सोचा तुम दोनों से चलकर मिल लूं। माशाअल्लाह, आसिफ भी बड़ा दिखाई देने लगा है, खुदा उसे उम्र दराज करे। फिर वो थोड़ी देर बाद रुककर बोले, शबाना, आबिद बता रहा था कि आजकल तुम उसके साथ नहीं जा रही हो, बस से कॉलेज जाती हो, और मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना है कि तुम किसी पंजाबी के साथ उसकी बाइक पर बैठकर कॉलेज जाती हो। क्या अब यही मर्यादा रह गई है हमारे खानदान की कि हमारे घर की लड़कियां किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाएं? शकील चाचा की बात सुनकर शबाना बोली, चाचा, आपके खानदान की लड़कियां किसी गैर मर्द के साथ बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ कर सकती हैं। यही सोचकर मैंने जसवीर के साथ जाने का फैसला किया है। शबाना की बात सुनकर शकील चाचा बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं चचा, इससे पहले कि मेरी बहन का घर उजड़े, मैं खुद अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ ऐसी परिस्थितियों से। तो दूर रहने के लिए ये तरीका निकाला तुमने? आबिद पर विश्वास नहीं था तो किसी और के साथ चली जाती। हमारे खानदान में लड़कों की कमी है क्या? पर जसबीर तो दूसरी बिरादरी का है। दूसरी बिरादरी का है तो क्या हुआ, कम से कम महिलाओं की इज्जत करना तो जानता है। जब अक्ल पर ही पत्थर पड़ा हो तो कौन समझाए? फिर इमरान भी तो नहीं समझा पाया तुम्हें, तो मैं क्या समझाऊंगा? ये कहकर शकील चाचा लंबे लंबे डग भरते हुए अपने घर चले गए। जसबीर और शबाना दोनों की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। जसबीर के दिल में शबाना ने तो अपनी जगह बनाई ही थी, लेकिन आज शबाना के दिल में भी जसबीर के लिए एक खास जगह बना ली थी। शबाना मन ही मन जसबीर को पसंद करने लगी थी, लेकिन ये बात जसबीर को नहीं पता थी। वो तो बस यही सोचकर अपने मन की बात मन में दबाए हुए था कि पता नहीं शबाना जी क्या सोचेंगी। पर आज जब जसबीर ने शबाना से कहा कि चलो आज परीक्षा खत्म हो चुकी है, कुछ बाहर खाते हैं, तो शबाना मना न कर सकी और जसबीर से बोली, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आते, पर आज तक मैंने ये शहर नहीं देखा है। ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर ये शहर देखते हैं। जसबीर ने भी कहा, ठीक है, पहले कुछ खाते हैं फिर घूमते हैं। सच बताऊं तो मैंने भी आज तक नहीं देखा ये शहर। आओ दिलसाद भाई के रेस्टोरेंट पर चलते हैं
और बढ़िया मसालेदार खाना खाते हैं। दिलसाद भाई का रेस्टोरेंट मैंने भी अपने कॉलेज के दोस्तों से कई बार नाम सुना है उसका, और ये भी सुना है कि वहाँ पंजाबी खाना बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, पंजाबी ही क्यों, सभी तरह का खाना मिलता है यहाँ, वो भी बहुत ही किफ़ायती दाम में। जो चाहो वो खा सकते हो, वो भी एक ही दाम में। तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आज पंजाबी खाना ही खाऊंगी। देखिए सबाना जी, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कि आप मेरे साथ चलेंगी तो पंजाबी खाना ही खाएंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खा सकती हैं। जब जसबीर ने कहा तो सबाना ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ चलने की वजह से पंजाबी खाना खाने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज से पहले मैंने कभी पंजाबी खाना नहीं खाया, इसलिए कह रही हूँ। तो ऐसा बोलिए ना, मैंने थोड़े ही मना किया है, कहकर जसबीर ने 2 थाली पंजाबी खाना ऑर्डर कर दिया। लगभग थोड़ी ही देर में खाना आ गया, जिसे देखते ही सबाना के मुंह से निकला, वह क्या खुशबू है। सबाना जी, पहले चख कर तो देखिए, खुशबू बाद में देखिएगा। जब खुशबू अच्छी है तो खाने में भी तो अच्छा होगा। सबाना ने जब कहा तो सबाना की बात सुनकर जसबीर ने कहा, जरूरी नहीं है कि खुशबू अच्छी है तो खाने में भी अच्छा होगा। जिस तरह से हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से हर चीज की पहचान हमें उसका ऊपरी आवरण देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि खरीदने से पहले हमें पूरी तरह से उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए, फिर लेना चाहिए। यही बात इंसानों के संदर्भ में भी लागू होती है। कहकर चुप हो गया। जसबीर की बात सुनकर सबाना ने कहा, इस हिसाब से तो पहले हमें आपको भी परखना चाहिए, आखिर क्या जानती हूँ मैं आपके बारे में। कहकर सबाना शांत हो गई। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है सबाना जी, हाँ बिल्कुल परखना चाहिए। अच्छा छोड़िए जसबीर जी, हम लोग भी क्या फिजूल के सवाल लेकर बैठ गए। चलिए जल्दी से खाकर शहर देखते हैं, फिर वापस घर भी तो जाना है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, चलिए चलते हैं। कहकर दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। शहर घूमने में काफी देर हो चुकी थी, तो जसबीर ने कहा कि इतनी रात में आपका अकेले बस में जाना ठीक नहीं, मैं घर तक छोड़ देता हूँ, आधा घंटा जल्दी ही पहुँचा दूंगा। ठीक है, कहकर सबाना बैठ गई। लगभग 2 घंटे बाद दोनों घर पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। आसिफ फोन कर कर के परेशान हो चुका था, लेकिन सबाना का फोन बंद था, जिसकी वजह से सबिहा, आबिद और शकील चाचा सबाना के घर पर ही मौजूद थे, और इतनी रात में सबाना को जसबीर के साथ देखकर आग बबूला हो चुके थे। आबिद ने तो जसबीर के ऊपर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन सबाना ढाल बनकर खड़ी रही थी जसबीर के सामने, जिस वजह से आबिद पीछे हट गया और जसबीर अपने घर वापस चला गया। उस रात सबने मिलकर सबाना को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सबाना अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले दिन सबाना ने फोन करके जसबीर को कोई रास्ता निकालने के लिए कहा, तो जसबीर ने कहा कि ठीक है, अम्मू से बात करके देखता हूँ। पहले तो जसबीर की अम्मू भी बहुत गुस्सा हुई जसबीर के ऊपर, किंतु बेटे की जिद और नरगिस से अपने अच्छे संबंधों के कारण वो मान गईं और जसबीर से बोली कि सब्बों को लाने की तैयारी कर पुत्र, जो होगा देखा जाएगा। अपनी अम्मू की बात सुनकर जसबीर खुशी से झूम उठा और उनका माथा चूमते हुए बोला कि मेरी प्यारी अम्मू, आप नहीं जानती कि आपने मुझे आज क्या दिया है। तुझे आज तक कुछ भी तो नहीं दे पाई पुत्र, क्या था मेरे पास जो तुझे देती। कहकर मनप्रीत रो पड़ी, तो जसबीर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बस इतना ही काफी है मेरे लिए, आप ही सब कुछ है मेरे लिए। जसबीर की तरफ से हाँ हो जाने के बाद सबाना के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी आसिफ की थी कि उसके ना रहने के बाद आसिफ का क्या होगा, किसके पास रहेगा आसिफ। बस 2-3 साल की बात और है, उसके बाद आसिफ खुद समझदार हो जाएगा, लेकिन इतने दिन आसिफ को किसके भरोसे छोड़ा जाए, यही सब सोचकर सबाना परेशान थी। तभी जसबीर का फोन आ गया आगे की प्लानिंग के लिए, तो सबाना ने कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो जसबीर ने कहा कि देखो सबाना, तुम्हें ज्यादा परेशान या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, तुम भी बालिग हो और मैं भी, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जसबीर की बात सुनकर सबाना ने कहा, वो सब तो ठीक है जसबीर जी, पर आप नहीं जानते इन लोगों को, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा आसिफ को लेकर डर है। डर से बाहर निकलिए सबाना जी, कल मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। कहकर जसबीर ने फोन रख दिया। जसबीर से बात करने के बाद भी सबाना अपने डर से बाहर नहीं निकल पाई थी। सोने चली तो नींद आंखों से गायब थी। तभी उसे ख्याल आया कि पहले कुछ दिन अपने साथ रखेंगे,
फिर बाद में कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। शबाना जब सोकर उठी तो देखा कि कई मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी फोन में, जिन्हें देखकर शबाना ने फोन एक तरफ रख दिया और जल्दी से फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा जसबीर की ही कॉल थी। शबाना ने जल्दी से फोन उठाया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से जसबीर की आवाज बहुत घबराई हुई थी और वो शबाना से कह रहा था कि तुम जितनी जल्दी हो सके आसिफ को लेकर यहाँ चली आओ, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। पर क्यों जसबीर जी, आखिर ऐसी कायराना हरकत क्यों? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले तुम यहाँ आओ। और हाँ, अपना सारा जरूरी सामान रख के मुझे फोन करो, तब तक मैं किसी टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। कहकर जसबीर ने फोन रख दिया। शबाना जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही थी और बीच बीच में आसिफ को भी अपना जरूरी सामान रखने की हिदायत दे रही थी, किंतु आसिफ बार बार यही पूछ रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपा। आसिफ के बार बार पूछने पर शबाना ने झल्ला कर कह दिया कि ज्यादा मेरा सर मत खा, जितना कह रही हूँ बस उतना कर। जी आपा कहकर आसिफ बहुत बुझे हुए मन से अपना सामान रख रहा था। शबाना ने भी अपना सारा जरूरी सामान रख लिया था। फिर वो जसबीर को फोन करके बोली, जितना रखवाई थी रख लिया, अब जल्दी से ऑटो रिक्शा भेजो। ठीक है कहकर जसबीर ने एक ऑटो रिक्शा शबाना के घर भेज दिया। फोन करने के बाद शबाना घर में चारों तरफ घूम घूम कर देख रही थी कि कोई जरूरी सामान रह तो नहीं गया। फिर एक नज़र अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर पर डाली तो रुआंसी हो गई और अपने आप से बोली कि रह तो बहुत कुछ जाएगा अम्मी अब्बू, आपके साथ बिताए गए एक एक पल और उन पलों की तमाम यादें। मैं उन सभी बिताए पलों को तो अपने साथ नहीं ले जा सकती, किंतु साथ आप सभी की यादें लेकर जा रही हूँ। जो भी कहा सुना होगा माफ कर देना और अपने घर का ख्याल रखना। इतना कहकर शबाना ने बहुत ही भारी मन से सामान निकाल कर बाहर रखा और कमरा बंद कर दिया। ऑटो रिक्शा भी लगभग इतनी देर में आ ही चुका था। फिर शबाना ने जल्दी जल्दी सामान रिक्शे में रखा और आसिफ को बैठने के लिए कहा। आसिफ अनमना सा आकर ऑटो रिक्शा में बैठ गया। फिर शबाना भी मेन दरवाजा लॉक करके आकर बैठ गई और ऑटो रिक्शा वाले से बोली, चलिए भैया। करीब आधे घंटे में रिक्शे वाले ने उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया। उसके बाद पहले से ही इंतजार कर रहा जसवीर सामान जल्दी जल्दी कमरे में ले आया और शबाना से बोला कि आज रात में ही हम लोग अंबाला के लिए निकल जाएंगे। कल रात मुझे फ़ोन पर किसी ने धमकी दी है, इसलिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कहकर जसबीर ने अंबाला के लिए टिकट बुक कर लिए, लेकिन अलग अलग नाम से। 2 टिकट उसने पहले किए थे, 2 बाद में। लेकिन अंबाला जाने से पहले जसबीर की अम्मू अपनी आंखों के सामने जसबीर की शादी होते हुए देखना चाहती थीं, इसलिए गुरुद्वारे में जाकर दोनों ने शादी कर ली और शबाना आज से सब्बो बन गई जसबीर के घर वालों के लिए। लेकिन अभी समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ी समस्या थी आसिफ की। पता नहीं जसबीर की भाभी कमलप्रीत आसिफ को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। फिर शबाना की पहचान छुपाना तो कुछ दिन आसान था, लेकिन आसिफ तो न ही बहुत बड़ा था न ही बच्चा। उसको यदि उसके नाम से ना बुलाकर दूसरे नाम से बुलाया जाए तो कैसा लगेगा। किंतु शबाना ने आसिफ की भी समस्या हल कर दी। मैं उसे अपने हिसाब से समझा दूंगी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई आता जाता भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी उस सन्नाटे को चीरता हुआ फिर वही ऑटो वाला आया जिसे जसबीर ने पहले भी बुलाया था। फिर शबाना आसिफ जाकर उसमें बैठ गए, लेकिन मनप्रीत ने जाने से इनकार कर दिया और जसबीर से बोली, पुत्र तू जा, थोड़े दिन रहकर वहाँ, आखिर वो तेरा भी घर है। मैं यहीं रहूंगी अभी, बाकी तू तो सब जानता ही है। पर मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ अम्मू। फिर हालत भी तो ठीक नहीं है, पहले बताती तो मैं टिकट ही नहीं करवाता। एक काम करता हूँ, टिकट कैंसिल कर देता हूँ। जसबीर की बात सुनकर मनप्रीत बोली, ना पुत्र, टिकट कैंसिल मत कर, तुझे मेरी सौगंध। मुझे तो जितना कुछ देखना था मैंने देख लिया, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है। अब जल्दी से जा, नहीं तो तेरी ट्रेन छूट जाएगी। कहकर मनप्रीत ने जसबीर को भेज दिया। जसबीर भी भारी मन से चला तो गया, लेकिन रास्ते भर अपनी अम्मों के बारे में ही सोचता रहा। ट्रेन अपने समय से आधा घंटा देर से पहुंची थी। जगप्रीत अपनी गाड़ी लेकर आया था। जसबीर को लेने आते ही जसबीर को गले लगा लिया जगप्रीत ने और जसबीर से बोला, बहुत दिन बाद आया तू, अम्मू कहाँ है?
वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है अब तक नाराज हैं मुझसे। जगप्रीत की बात का जसबीर ने कोई उत्तर नहीं दिया और बोला, ये है आपकी बहू सब्बो। सब्बो ने झुककर पैर छू लिए जगप्रीत के। जगप्रीत ने भी जीती रह पुत्र कहकर आशीर्वाद दिया सब्बो को। तभी आसिफ ने कहा, मैं सब्बो दी का भाई सन्नी, तू तो बड़ा प्यारा है पुत्र, आज चल अपनी गाड़ी में बैठ। कहकर जगप्रीत आगे आगे चल रहे थे और सब्बो सन्नी जसबीर उनके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में घर आ गया, जहां कमलप्रीत जगप्रीत के कई बार समझाने पर आरती की थाल लिए खड़ी थी अपनी देवरानी का स्वागत करने के लिए। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे कमलप्रीत का व्यवहार सब्बों के प्रति द्वेष में बदलता रहा और फिर एक बेटी को जन्म देने के बाद तो पूरी तरह से बदल गया। आसिफ उर्फ सन्नी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुका था। अब सब्बों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी आसिफ की आगे की पढ़ाई का इंतजाम करने की थी। सब्बों के चले आने के बाद बुटीक अब पहले जैसे चलती नहीं थी, इसलिए सब्बों ने उसे बेचकर आसिफ को आगे पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया और रहने के लिए हॉस्टल में ही व्यवस्था करवा दी। लेकिन कमलप्रीत को अब भी इन तीनों का यहाँ रहना गवारा न था, जबकि उससे वो एक नौकरानी की तरह काम लेती थी वो सब्बों से। सलोनी बरंदा के बगल में लेटी हुई अर्धनिद्रा की अवस्था में थी और पिक्चर की भांति उसकी आंखों के सामने उसका अतीत चल रहा था। वो देख रही थी कि उसको और बरंदा को लेकर अपने उसके ताऊ जी गाँव के मेले में गए हैं, जहाँ उनकी मुलाकात पुराने दोस्त सदानंद जी से होती है और दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के गले लगकर हालचाल पूछते हैं। तभी बरंदा और सलोनी दोनों दौड़ते हुए आईं और दोनों एक साथ बोलीं, बाबूजी, ताऊजी। दोनों को एक साथ बोलते हुए देखकर जगतप्रीत ने कहा कि एक एक कर आराम से बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों। फिर उन्होंने सलोनी से कहा, अच्छा सलोनी, पहले तुम बताओ क्या लेना है तुम्हें। ताऊजी, ताऊजी, मुझे वो वाला लहंगा लेना है। जब सलोनी ने कहा, तो ठीक है पुत्र, अभी दिलवाता हूँ, कहकर जगतप्रीत ने बरंदा से पूछा कि तुम्हें क्या लेना है, अब तुम भी बता दो। कुछ नहीं बापू, मुझे कुछ नहीं लेना, आप सलोनी को ही दिलवा दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। पर बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं बरंदा पुत्र, आखिर ऐसा क्या हो गया। कहकर जगतप्रीत लहंगा देखने लगा। तभी सलोनी एक पीले रंग का लहंगा उठाकर बोली, दीदी दीदी, ये वाला ले ले, ये रंग आपके ऊपर बहुत अच्छा जचेगा। कहकर सलोनी बरंदा के ऊपर वो लहंगा लगाने लगी। बरंदा ने सलोनी के हाथ से वो लहंगा छीनकर दुकान वाले को देते हुए कहा, अंकल रख लीजिए इसे, ऐसा सड़ा हुआ लहंगा मैं नहीं पहनती। बरंदा की बात सुनकर सलोनी ने कहा, दीदी फिर आप ये मेरा वाला ले लो, मैं ये पीला वाला ले लेती हूँ। कहकर वो लहंगा बरंदा को पकड़ा दिया। बरंदा खुश हो गई वो लहंगा देखकर, लेकिन जगतप्रीत बरंदा का ये रूप देखकर क्रोधित हो गया, किंतु उस समय उसने अपने क्रोध को दबा दिया। घर आया तो देखा कि बरंदा की माँ कमलप्रीत चारपाई पर अपनी दोनों जांघों के बीच दो मसलंद दबाए बैठी हुई थी और सब्बो नीचे जमीन पर बैठकर उसके पैर दबा रही थी, जिसे देखकर जगतप्रीत और गुस्से में आ गया और कमलप्रीत से बोला, बहुत महारानियों वाले ठाट बाट हैं तेरे, और अब वही गुड़ अब हमारी छोरी में डाल रही है। जब कल को ये दूसरे के घर जावेगी तो तेरी ही तरह रौब दिखाएगी। तो कमलप्रीत ने कहा, तो क्या गलत कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर नौकरानी बनकर रहे, वो मेरी तरह पूरे ठाट बाट से रहे। देख कमल, मैं फिर कहता हूँ कि अपनी छोरी में तू जो ये गलत आदत डाल रही है वो ठीक नहीं है, एक न एक दिन तू इसका परिणाम जरूर भुगतेगी। तू ज्यादा परेशान ना हो बरंदा के बापू, मुझे भी अपनी छोरी की पूरी चिंता है। कहकर कमलप्रीत चारपाई पर हुक्का सुलगाकर बैठ गई। जगतप्रीत कमरे से बाहर आ गया तो बरंदा अपनी माँ के पास आई और उसे अपना लहंगा दिखाते हुए बोली, माँ माँ देखो, मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ, बाबूजी ने दिलवाया है। कमलप्रीत लहंगा देखते हुए बोली, हाँ है तो सुंदर। तभी उसकी नज़र पास खड़ी सलोनी पर पड़ी तो वो बोली, छुपा क्यों रही है, ला इधर देखूं तो सही ये वाला कैसा है। कमलप्रीत के इतना कहते ही सलोनी ने डरते हुए वो पैकेट कमलप्रीत को पकड़ा दिया, जिसे देखते ही कमलप्रीत ने कहा, ये वाला भी सुंदर है, ऐसा कर सलोनी, इसे भी यहीं रख दे, जब तेरी बरंदा दीदी एक बार पहन लेंगी तो तू ले लेना। और बरंदा से कहा कि बरंदा अपना कोई पुराना लहंगा हो तो सलोनी को दे दे। अपनी माँ की बात सुनकर बरंदा ने एक पुराना लहंगा सलोनी को देते हुए कहा, ये ले, ये वाला रख ले, बहुत सुंदर लगेगा तेरे ऊपर।
नहीं लेना मुझे ये वाला, ताऊ जी ने मेरे लिए वो वाला खरीदा था, कहकर सलोनी वृंदा से अपना लहंगा मांगने लगी, जिसे देखकर कमलप्रीत चारपाई से उठी और सलोनी को एक जोरदार चांटा मारते हुए बोली, तुम तीन तीन लोगों को बैठाकर खिला रहे हैं, ये क्या कम है? अभी जो तू मेरी बेटी की बराबरी करने चली है, चल हट यहाँ से। और सलोनी की बाह पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। रोती हुई सलोनी को कमरे से बाहर आता देखकर सब्बों ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? सलोनी को इस तरह से रोता हुआ देखकर जब सब्बों ने पूछा तो सलोनी ने जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, माँ मेरा लहंगा ताई जी ने वृंदा दीदी को दे दिया, कहकर सलोनी और जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर जगतप्रीत बाहर से अंदर आ गए और सलोनी से पूछा, क्या हुआ पुत्र, क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? तो सलोनी ने कहा, ताऊ जी आपने जो लहंगा खरीदा था वो ताई जी ने वृंदा दीदी को दे दिया, कहकर फिर रोने लगी। सलोनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर जगतप्रीत का मुंह खुला रह गया। उसके बाद सलोनी की माँ सब्बू उसे कितना भी समझाती रही कि जाने दे सलोनी, तेरे पापा को पैसे मिल जाएंगे तो तेरे लिए मैं नया लहंगा खरीद दूंगी। लेकिन सलोनी फिर भी चुप नहीं हुई। कमलप्रीत का तो पहले से ही बुरा हाल था, जिसकी वजह से जगतप्रीत की मां मनप्रीत उसके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब सब्बू और उसकी बेटी के साथ भी कमलप्रीत का यही व्यवहार देखकर जगतप्रीत से आज रहा ना गया। फिर वो गुस्से से चीखता हुआ कमलप्रीत के पास जाकर बोला, देख कंवल, तेरी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन मेरी तुझसे एक गुजारिश है कि मेरी बेटी को अपने सांचे में न ढाल, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। फिर वो वृंदा को अपने पास बुलाकर बोला, पुत्र वो लहंगा कहाँ है, जाकर जरा दोनों लेकर आ। अपने बाबूजी की बात सुनकर वृंदा खुशी से चहकती हुई गई और दोनों लहंगा लाकर अपने बाबूजी को देती हुई बोली कि लीजिए बाबूजी। जगतप्रीत दोनों लहंगा अपने हाथ में लेकर बोला, पुत्र इसमें से एक अपनी बहन को ले जाकर दे आ और मुझसे वादा कर कि आज के बाद अपनी बहन का पूरा ख्याल रखेगी। अपने बाबूजी की बात सुनकर वृंदा बोली, जी बाबूजी। फिर वो दोनों लहंगा लेकर सलोनी के पास गई, लेकिन सलोनी तो सो गई थी और सब्बों ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। वृंदा दोनों लहंगा लेकर वापस आ गई और जगतप्रीत को देते हुए बोली, बाबूजी सलोनी सो गई है और चाची ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, कहकर लहंगा अपने बाबूजी को पकड़ाकर चली गई। जगतप्रीत लहंगा उठाकर कमलप्रीत को देते हुए बोला, ले तू एक पहन ले और एक बेटी को पहना देना, कहकर बिना खाना खाए ही बाहर आकर सो गया। कमलप्रीत ने भी गुस्से में आकर माचिस लिया और एक चिंगारी जलाकर लहंगा आंगन में रख दिया, जिसका धुआं बाहर तक फैल गया, जिसे देखकर जगतप्रीत किसी अनहोनी की आशंका से अंदर आ गया और धुआं निकलता देखकर कमलप्रीत से बोला कि इससे पहले कि हाथ उठ जाए मेरा, मैं कहता हूँ कि निकल जाए यहाँ से। जगतप्रीत की बात सुनकर कमलप्रीत बोली, मैं निकल जाऊँ क्यों, ताकि तू उस कलमुही के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। कमलप्रीत की बात सुनकर जगतप्रीत बोला, राम राम राम, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू कितना गंदा सोचती है। अरे मेरे भाई की बीबी है वो और मैं उसको अपनी बेटी मानता हूँ, लेकिन तूने आज ये शब्द कह के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो यही जी करता है कि मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। मेरा भाई आएगा तो मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा उसके पास, कहकर जगतप्रीत कुएं में कूद पड़ा दौड़कर। लेकिन वृंदा के चिल्लाने की आवाज सुनकर कई लोग आ गए दौड़कर और जगतप्रीत की जान बच गई। कमरे में बैठी सब्बो सारी बातें सुन रही थी। फिर उसने अचानक से एक फैसला कर लिया कि नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं कल ही जसबीर से बात करके यहाँ से चली जाऊंगी। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया कि जाऊंगी कहाँ। तभी जैसे उसके अंतर मन से आवाज आई कि अपने अम्मी अब्बू के घर क्यों नहीं चली जाती। आखिर इतने दिन हो गए इस बात को गुजरे, इतना कौन याद रखता है। यहाँ तो चिता की राख भी ठंडी नहीं होती, तब तक उत्सव मनाए जाने लगते हैं, शादी ब्याह मुंडन जनेऊ सब होने लगते हैं। फिर तेरे ब्याह को भी तो 15 साल हो गए, कौन पूछेगा तुझसे। सब वो यही सोच रही थी कि उसके कानों में उसकी जेठानी कवलप्रीत की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो ये कहते हुए चिल्ला रही थी कि जब से ये यहाँ आई है मेरे घर में तो दिन रात आग ही लगी रहती है और इस आदमी का दिमाग तो जैसे 7वें आसमान पर चढ़ा रहता है। हे भगवान, न जाने क्या जादू कर दिया है इनके ऊपर कि आज कुएं में कूद पड़े, कह कह कर अपनी छाती पीट पीट कर चिल्लाए जा रही थी। वृंदा अपनी माँ का ये नाटक देखकर
थोड़ी देर तक तो उसको चुप कराती रही, लेकिन जब वो नहीं चुप हुई तो वृंदा अपने छोटे भाई परमजीत को जगतप्रीत के कमरे में बैठाकर बाहर निकल आई और जगतप्रीत का कमरा बाहर से बंद कर दिया कि कहीं बाबूजी कमलप्रीत की आवाज सुनकर फिर गुस्से में आकर कुछ ना कर बैठे। सब्बों के मन में जो तूफान उठा था वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो जसबीर के फोन का इंतजार कर रही थी कि कब जसबीर का फोन आए या जसबीर चला आए और वो ये घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। सब्बों की बातें सुन सुनकर जसबीर परेशान हो उठा था। फिर उसने तय कर लिया कि जब सब्बो ही खुश नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। फिर उसी रात ट्रेन पकड़ लिया उसने और अगले ही दिन शाम को पहुँच गया अपने घर। जगतप्रीत चौंक गया जसबीर को अचानक देखकर और जसबीर से बोला, ना कोई फोन ना खबर, अचानक आ गया, क्या काम में दिल नहीं लगा तेरा? नहीं पाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सलोनी की याद आ गई तो मिलने चला आया इससे। आप बताइए कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो बिल्कुल भला चंगा बैठा हूँ तेरे सामने, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? फिर उसने वृंदा से कहा, पुत्र चाय नाश्ता कराओ कुछ अपने चाचू को। जी बाबूजी, कहकर वृंदा चली गई और चाय नमकीन लेकर आई तो जसबीर ने पूछा, बेटा सलोनी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वृंदा ने जसबीर की बात सुनकर कहा, चाचू आज तो कमरे से न चाची बाहर आई हैं और न ही सलोनी बाहर निकली है। वृंदा की बात सुनकर जसबीर एकदम से परेशान हो उठा और चाय छोड़कर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। भागने की वजह से उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और कमरे से कोई आवाज नहीं आने की वजह से मन में तरह तरह की आशंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। इससे पहले कि वो बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसते, जसबीर ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो माँ बेटी दोनों बेसुध होकर पड़ी हुई थीं। जसबीर ने पहले एक दो बार सब्बो को आवाज लगाई, फिर जब सब्बो कुछ नहीं बोली तो सलोनी को हिला डुलाकर देखने लगा। देखा तो सलोनी की सांसें चल रही थीं और सब्बो का कुछ पता नहीं चल रहा था। जसबीर पागलों की तरह से चीखता हुआ माँ बेटी दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां सलोनी की जान तो बच गई लेकिन सब्बो को नहीं बचाया जा सका। जसबीर दहाड़े मार मार कर सब्बो के शरीर पर अपना सिर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन सब्बो तो वहां पहुंच चुकी थी जहां से जाने के बाद इंसान चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। सब्बो के जाने के बाद जसबीर अपने आप को बहुत ही असहाय और अकेला महसूस कर रहा था। उससे भी ज्यादा अपने आप को सब्बो की मौत का गुनहगार मान रहा था और उधर सलोनी जिंदगी और मौत के बीच में अलग ही झूल रही थी, जिसको बचाने के लिए जसबीर ने अपना खून भी आवश्यकता से ज्यादा दे दिया, डॉक्टर को ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही आप मेरे शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए। देखिए आप परेशान मत होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हमारा काम लोगों को जीवन देना है, लेना नहीं। कहकर डॉक्टर जसबीर को थोड़ी देर तक आराम करने और जूस पीने का निर्देश देकर चला गया। ये डॉक्टरों का प्रयास था, ये जसबीर की दुआओं का असर कि जसबीर के खून देने के 2 घंटे के बाद सलोनी को होश आ गया, लेकिन अभी वो पूरी तरह से होश में नहीं थी। होश में आते ही सलोनी का पहला सवाल यही था कि माँ पापा आ गए क्या। सलोनी की आवाज़ सुनकर पास बैठी नर्स ने कहा, नहीं बेटा अभी तो नहीं आए, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। ठीक है माँ, जब पापा आ जाएं तो उठा देना। कहकर सलोनी ने फिर आंखें बंद कर लीं। सलोनी के होश में आते ही डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखीं और जसबीर को बुलाकर पर्चा देते हुए कहा कि आप लोग इसे कुछ खिलाते पिलाते हैं या नहीं। पता है इसके शरीर में खून बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से इसके शरीर में जहर का भी असर था, लेकिन जहर कड़वा होने की वजह से ये ज़्यादा नहीं पी पाई। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग समय से ले आए यहाँ, वरना इसकी भी जान बचाना मुश्किल ही था। आगे से ध्यान रखना इसका। कहकर डॉक्टर ने पर्चा जसबीर को थमा दिया। जसबीर पर्चा लेकर जाने लगा तो डॉक्टर ने जसबीर को बुलाकर फिर कहा, वैसे तो ये पुलिस केस बनता है, लेकिन मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ कि इतनी छोटी बच्ची और जहर किसी ने दुश्मनी में दिया है या इसने खुद खाया है, ये तो तुम ही अच्छी तरह से बता सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर जसबीर डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला,
प्लीज़ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अब तो जो होना था वो हो गया। इस केस को यहीं रफा दफा कीजिए। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल में मैं यहाँ था नहीं, और पारिवारिक कलह में मेरी पत्नी ने कल रात में अपने भी जहर खा लिया और मेरी बेटी को भी देने की कोशिश की, जबकि मैंने उसे फ़ोन करके समझाया था कि मैं आ रहा हूँ, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है सर। मैं उसे बहुत प्यार करता था, कहकर जसबीर रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूँगा, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए। जी सर, कहकर जसबीर ने पर्चा डॉक्टर के हाथ से ले लिया और दवाइयाँ लेने लगा। दवाइयाँ लेने के बाद जब जसबीर जूस लेने गया तो उसके पास 2 ही गिलास जूस के पैसे थे और उसे घर भी पहुंचना था। तो जसबीर ने 1 ही गिलास जूस लिया और आधे पैसे घर जाने के लिए बचा लिए। जूस लेकर वो सलोनी के पास पहुंचा तो सलोनी आंखें खोले कमरे की हर चीज को बहुत आश्चर्य से देख रही थी और बार बार नर्स से एक ही सवाल कर रही थी कि मुझे यहाँ कौन लाया, मेरी माँ और पापा कहाँ हैं। तभी जसबीर आकर बोला, मैं आ गया पुत्र, तेरे लिए दवाइयाँ और जूस लेने गया था, तो अब जल्दी से जूस पी लो, तभी तो जल्दी ठीक होगी, कहकर सलोनी को जूस पिलाने लगा। पिताजी, ये बहुत कड़वा है, थोड़ा आप पीजिए, फिर मैं पी लूंगी। कल रात माँ ने भी ऐसा ही कड़वा जूस पिलाते हुए कहा था कि सलोनी, आधा मैं पी रही हूँ, आधा तू पी ले। फिर पीकर हम दोनों सो गए थे। फिर मैं बीमार कैसे हो गई, बताइए ना पापा। और माँ कहाँ है? मैं बीमार हूँ तो भी माँ मेरे पास नहीं है, जबकि वो कल रात में बोल रही थी कि अब हम लोग साथ रहेंगे। सलोनी की बातों का जसबीर के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से हटकर दूर जाकर खड़ा हो गया। इधर जसबीर के घर पर सबों के अंत्येष्टि संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जसबीर जब सलोनी को घर लेकर आया तो देखा कि 2-4 महिलाएं और एक 20-21 साल का लड़का सबों को घेर कर रो रहे हैं। और जो महिलाएं थीं वो ऊंची ऊंची आवाज में यही कह रही थीं कि अरे मार डाला इन सब ने मेरी बहन को मिलकर, मार डाला। अरे कितना समझाया था हम सब ने मिलकर उसे कि अपनी बिरादरी में निकाह कर ले, लेकिन नहीं मानी वो। अरे हमें क्या पता था कि इतने जालिम हैं ये लोग। तभी सबाना की बड़ी आपा ने सलोनी को देखकर कहा, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे अब इन जालिमों के पास नहीं रहने दूंगी, कहकर जैसे ही उसे गले लगाना चाहा तो सलोनी उनसे दूर हटते हुए बोली, कौन हैं आप और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? सलोनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सबाना की बड़ी आपा दूर हट गईं, फिर और जोर जोर से रोने लगीं। तभी आसिफ ने आकर सलोनी को गोद में उठा लिया और बोला, बेटा अब तो अपने मामू के घर चलेगी और अपने मामू के साथ ही रहेगी। पता है, मामू ढेर सारी चॉकलेट दिलवाएंगे तुझे, ये ढेर सारी लाया भी हूँ तेरे लिए, कहकर चॉकलेट निकालकर सलोनी को देने लगा। तो सलोनी ने चॉकलेट लेते हुए कहा, अब ये सारी चॉकलेट मेरी, चलिए माँ के पास चलिए ना मामू, माँ आपको देखकर बहुत खुश होंगी। नहीं बेटा, आप जाओ, अभी मैं थोड़ा आपके पापा से मिल लूं, फिर आता हूँ, कहकर आसिफ जसबीर के गले लगकर रोते हुए बोला, ये क्या हो गया जीजू, ये क्या हो गया? आप ऐसा कर लेंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। हमेशा मुझे हिम्मत देती रहती थी और खुद इतनी कायर निकलेंगी, मैंने भी नहीं सोचा था। अभी तो 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी तो बोल रही थी कि बस तेरी जल्दी से नौकरी लग जाए, फिर हम सब मिलकर साथ रहेंगे। फिर क्यों चली गई अम्मी अब्बू के पास कि अब मुझसे और नहीं होगा? आखिर क्यों चली गई आपा मुझे अकेला छोड़कर? आप ही तो मेरी हिम्मत थी आपा, आप ही तो मेरी हिम्मत थी, कहकर सबाना के चेहरे को छू छू कर देख रहा था। सबाना का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था, जिसे देखते ही सबाना की बड़ी आपा ने आसिफ से कहा कि मत दिखाओ मुझे, मुझसे और नहीं देखा जा रहा है। तभी सलोनी ने आकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग मेरी माँ के साथ? और मामू, आप क्यों रो रहे हैं? पापा, आप क्यों रो रहे हैं? सलोनी को इस तरह से पूछता हुआ देखकर जसबीर ने कहा, पुत्र, आज अपनी माँ को अंतिम बार देख ले, आज के बाद ये फिर कभी दिखाई नहीं देगी, कहकर सबाना का चेहरा खोलकर सलोनी को दिखा दिया। अपनी माँ का चेहरा देखकर सलोनी चीख पड़ी और रोते रोते बोली, माँ आप नाराज होकर जा रही हो ना मुझसे? मत जाओ, मैं आज के बाद कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, लहंगा भी नहीं।
फिर वो अपनी ताई जी के पास जाकर बोली, डांटिए ना ताई जी, आप मेरी माँ को जैसे आप रोज डांटती थीं और माँ अकेले में बैठकर रोती थी। कहकर सलोनी जोर जोर से रोने लगी। सलोनी का रोना देखकर सबकी आंखें गीली हो चुकी थीं, लेकिन कमलप्रीत तो न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि उसकी आंखें उस बच्ची का रोना देखकर भी नहीं पसीजी। जबकि उसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो प्यार से गले लगा लेती उस बच्ची को, जिसे देखकर कम से कम उसे इतना तो संतोष होता कि माँ नहीं है तो क्या हुआ, माँ जैसा प्यार देने वाली कोई दूसरी माँ तो है। लेकिन कमलप्रीत का हृदय तो उस प्यार से सदा ही रिक्त रहा। रहा सवाल सबाना की बहनों का, तो सलोनी ने तो कभी उनका नाम ही नहीं सुना था। फिर आज अचानक उनको देखकर सलोनी के मन में कोई भाव जागते तो आखिर कैसे? भाव ऐसे नहीं उमड़ते, वो भी स्थान देखते हैं, इंसानियत का भाव देखते हैं और एक दूसरे के प्रति वो तादाद में देखते हैं, तभी उमड़ते हैं। अचानक किसी के प्रति नहीं उमड़ते। और इन चीजों को देखकर भी यदि किसी के अंदर भाव नहीं उमड़ते तो उन प्राणियों को हम निष्ठुर की श्रेणी में रखेंगे और भाव शून्य कहेंगे। इधर जसबीर भी सवाना की बहनों को आज यहाँ अचानक देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इन्हें तो मैंने बताया नहीं, फिर ये आज अचानक यहाँ कैसे? तो क्या मरने के बाद इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? और जो इंसान जीते जी उस इंसान का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता, जिसने अपने जीवन में थोड़ी भी नादानी की हो, तो क्या वो मरने के बाद एकदम से अच्छा लगने लगता है? उसके सारे अवगुण गुण में बदल जाते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी तबीयत बख्शी है तूने अपने बंदों को। हे मेरे बाहे गुरु, आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपाना कि मैं सबों को कितना चाहता था। सलोनी को खून देने के बाद जसबीर ने कुछ खाया नहीं था, बस वही थोड़ा सा जूस पिया था। सलोनी को पिलाने के लिए घर आया तो घर पर लोगों का हुजूम उमड़ा था और सबों का चेहरा देखकर, फिर उसकी बहनों के ताने सुनकर जसबीर की तबीयत अचानक से खराब हो गई और जैसे ही सबों का सब जाने लगा वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। पहले तो लोगों ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर जगाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं उठा तो कुछ लोग जल्दी जल्दी सबों के सबको छोड़कर जसबीर को लेकर अस्पताल चले गए। आईसीयू न होने की वजह से जसबीर को डॉक्टर ने कुछ प्राथमिक उपचार देने के बाद अंबाला शहर भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आधे रास्ते से ही लोग जसबीर को लेकर वापस आ गए। फिर दोनों शवों को एक साथ रखकर जब फूल मालाओं से सजाकर ले जाया जाने लगा तो सलोनी दोनों शवों का रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप लोग मेरे माँ पापा को। अंकल मुझे भी ले चलिए ना, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? तभी कुछ लोगों ने सलोनी को पकड़कर अलग कर दिया। उसके बाद वो आसिफ की गोद में बैठकर बहुत देर तक सुबकती रही। तभी अचानक से उसकी आंख खुल गई। वृंदा भी जाग गई थी। देखा तो सलोनी अब भी सुबक सुबक कर रो रही थी। सलोनी को इस तरह से रोता हुआ देखकर वृंदा भी रो पड़ी और बोली, मत याद कर मेरी बहन उस बुरे अतीत को। बुरा अतीत हमेशा ही दुखदाई होता है। अब तू अच्छा सोच, अपने बारे में सोच और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। कैसे भूल जाऊंगी उस बुरे अतीत को? इतना भी बुरा अतीत होता है क्या? न जाने ईश्वर मुझसे किस जन्म के पापों का गिन गिन कर बदला ले रहा है। लगता है कि संसार के सारे दुख डाल दिए हैं मेरी झोली में। अब तो उस पर भी मुझे विश्वास नहीं रहा। ऐसा मत कह मेरी बहन, क्या पता ईश्वर ने कुछ अच्छा सोचा होगा तेरे बारे में। फिर ये दुख सुख तो लगे रहते हैं इस जीवन में। फिर थोड़ी देर के बाद रुककर वृंदा बोली, पर सलोनी, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। उस वक्त तू छोटी थी, पता नहीं तुझे याद है या नहीं। तेरी मौसियाँ ये भी कह रही थीं कि बिल्कुल अम्मी अब्बू जैसी मौत हुई है सबाना और जसबीर की। कहीं अम्मी अब्बू की हाय तो नहीं लग गई? तेरी अगर किसी से बात होती है तो बस इतना कन्फर्म कर लेना कि तेरे नाना नानी की मौत कैसे हुई थी। वृंदा की बात सुनकर सलोनी बोली कि माँ कुछ बताया करती थी कि उनकी शादी बहुत जल्दीबाजी में हुई थी, कोई घर वाले मौजूद नहीं थे उनकी शादी में। परिस्थितियां ही उस वक्त कुछ ऐसी बन गई थीं। सलोनी की बात सुनकर फिर वृंदा ने कहा, अरे हाँ, देखना तेरी शादी में भी फिर कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन गई थीं कि तुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। वृंदा की बात सुनकर सलोनी सोच में पड़ गई कि आखिर बार बार उसके साथ ही परिस्थितियां क्यों विपरीत होती जा रही हैं। कहीं किसी के जादू टोना तो नहीं कर दिया है।
फिर उसके दिमाग ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आज के मॉडर्न जमाने की होकर तू भला ऐसा कैसे सोच सकती है। सलोनी ये सोच ही रही थी कि तब तक वृंदा ने आकर सूचना दी कि आ गए तुझे ले जाने तेरे घर वाले। अब आज से मैं अकेली हो जाऊंगी। अकेले कहाँ दी, अभी तो यहाँ ताऊ जी हैं, ताई जी हैं और परम भी तो है। हाँ सब तो हैं, पर तू तो माँ को जानती है, कितने दकियानूसी ख्यालात हैं उनके। पर तेरे पास माँ तो है, बाबूजी तो हैं, भाई भी है, पर मेरे पास कहने के लिए तो ऐसा कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। अगर ताऊ जी और तूने भी मुझे छोड़ दिया होता तो आज मैं न जाने कहाँ होती। लेकिन एक बात सीखी है मैंने अपनी माँ की गलतियों से, कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी ना बनो, वरना दुनिया आपकी अच्छाई का फायदा उठाने में देर नहीं लगाती। सलोनी की बात सुनकर वृंदा बोली, अच्छा अब तू ज्यादा ना सोच इन सब चीजों के बारे में, चल मैं तुझे अच्छे से तैयार कर दूं, कल से तो तुझे खुद ही तैयार होना है। कहकर वृंदा ने कई साड़ियां देखने के बाद एक रेड कलर की साड़ी निकाली और सलोनी से बोली, अब तू आराम से बैठ जा, मैं तेरे बाल बनाती हूँ पहले, उसके बाद मेकअप करूंगी। कहकर वृंदा सलोनी के बाल बनाने लगी और बन लगाकर उसने एक सुंदर सा जूड़ा बना दिया सलोनी के बालों का। उसके बाद सलोनी का मेकअप कर दिया, साड़ी पहनकर और बालों में गजरा लगाकर सलोनी जब सबके सामने आई तो सलोनी का ये रूप देखकर सब दंग रह गए। सब्बो और जसबीर के इस दुनिया से चले जाने के बाद सलोनी का बचपन बहुत अभाव में बीता था। जो काम पहले सब्बो करती थी वो अब धीरे धीरे सलोनी पर कमलप्रीत लादने लगी थी, जबकि वो अभी मात्र 10 साल की थी। महज 10 साल की उम्र में एक बच्ची पर इतना अत्याचार होता हुआ देखकर जगतप्रीत तड़प उठता था कभी कभी, लेकिन कमलप्रीत के आगे बस नहीं चलता था उसका। इसलिए वो वृंदा से कहता था कि अपनी बहन की कुछ मदद कर दे। वृंदा भी अपनी माँ के आगे तो सलोनी पर खूब रौब झाड़ती थी, लेकिन अपनी माँ के जाते ही सलोनी के काम जल्दी जल्दी कर दिया करती थी। कमलप्रीत तो सलोनी को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी, किंतु वृंदा ने किसी तरह से अपनी माँ को समझा बुझाकर सलोनी को पढ़ाने के लिए ये कहते हुए तैयार किया कि देखो माँ, सलोनी को पढ़ाने में कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, मेरी पुरानी किताबें और यूनिफॉर्म पहनकर वो पढ़ने चली जाया करेगी, कुछ कापियाँ खरीदनी पड़ेंगी बस, और ऊपर से समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी सो अलग। जिसे सुनकर कमलप्रीत किसी तरह से सलोनी को पढ़ाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ उसे ये भी चिंता थी कि सलोनी के जाने के बाद घर का सारा काम कौन करेगा। खैर किसी तरह अभाव में ही सही सलोनी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास तो कर ली थी, अब इंटरमीडिएट में चली गई थी, जहां उसकी मुलाकात गुरुप्रीत नाम के लड़के से हुई थी। फिर दोनों के बीच का प्यार हो गया, ये वो भी नहीं जान पाए। कहा जाता है कि प्यार जब होता है तो घर वालों को बाद में और मोहल्ले वालों को पहले पता चल जाता है। यही बात यहाँ पर भी हुई। गुरुप्रीत और सलोनी के प्यार की भनक कमलप्रीत को पहले लग गई और वो दोनों के प्यार की दुश्मन बन बैठी, जिसकी वजह से तंग आकर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि सलोनी और गुरुप्रीत ने शादी तो कर ली, लेकिन समाज में उनका विवाह अब भी मान्य नहीं था, जिसकी वजह से जगतप्रीत ने दोनों के रिश्ते को मान्यता देने के लिए आज घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा था कि सलोनी का विवाह समाज में किसी तरह से मान्य हो जाए। जगतप्रीत ने गुरुप्रीत के यहाँ से करीब 100 लोगों को बुलाया था और इतने ही लोग जगतप्रीत के यहाँ से थे जिनके लिए जगतप्रीत कुछ खास इंतजाम कर रखे थे। सब लोग आ आकर जगतप्रीत के कार्य की सराहना कर करके चले जा रहे थे। सराहना के ये दो मीठे बोल सुनकर जगतप्रीत के मन का बोझ आज थोड़ा कम हुआ था, जिसको लादे वो बरसों से घूम रहा था। गुरुप्रीत भी दूल्हे के लिबास में काफी जच रहा था। वृंदा भी आज अच्छे से तैयार हुई थी। थोड़ी ही देर में सारी रस्में पूरी कर लेने के बाद जगतप्रीत ने गुरुप्रीत के पिताजी से कहा, भाई साहब, मेरे भाई की आखिरी निशानी आपको सौंप रहा हूँ, बहुत प्यार से रखना इसे, कोई गलती हो जाए तो एक बेटी समझकर क्षमा कर देना इसे। ऐसे ही बेचारी ने अपने इतने से जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। जगतप्रीत की बात सुनकर गुरुप्रीत के पिताजी ने कहा, भाई साहब बेफिक्र रहिए, आप हमारी तरफ से सलोनी को हम लोग बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। वैसे भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ था हमारे पास, एक बेटी की कमी थी, ईश्वर ने आज वो पूरी कर दी। अच्छा अब जल्दी से विदा कर दीजिए मेरी बेटी को। कहकर गुरुप्रीत के पिताजी बाहर निकल आए। सलोनी की आंखें तो पहले से ही गीली थीं, लेकिन विदाई के इन क्षणों में
और भी बरस उठी। फिर एक नज़र उसने अपनी माँ पापा की तस्वीर पर डाली, उन्हें प्रणाम किया और ताऊ जी के गले लगकर फिर उन्हें प्रणाम किया और बोली, हो सके तो कभी एक नज़र आते जाते हमारे घर की तरफ भी एक नज़र डाल लेना ताऊ जी, हमें पराया मत करना। और फिर वृंदा से बोली, दी, ख्याल रखना ताऊ जी का। और चल दी अपने नए सफ़र की तरफ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। वृंदा की बात को तो उस समय सलोनी ने हल्के में लिया था, लेकिन जाते समय सलोनी के दिमाग में बार बार वही बातें आ रही थीं। फिर अचानक ही एक अनजाने डर से सलोनी डर उठी और अपने नए जीवन को लेकर सशंकित हो उठी। रास्ते भर सलोनी चुप ही रही। उसने गुरप्रीत की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। गुरप्रीत को भी यही लग रहा था कि शायद सलोनी ने अपना घर छोड़ा है अभी अभी, इसलिए उदास है। यही सोचकर गुरप्रीत ने सलोनी को उसके हाल पर छोड़ दिया कि जब सलोनी का मूड ठीक हो जाएगा वो खुद ही बात करेगी। अभी उसका मन अशांत है, उसको और परेशान करना ठीक नहीं है। शादी के लाल जोड़े में सजी वृंदा उस दिन कितनी सुंदर लग रही थी। शायद खुश नहीं थी वृंदा उस दिन विमल की दुल्हन बनकर, लेकिन कमलप्रीत बहुत खुश थी वृंदा की शादी से, क्योंकि वृंदा की शादी एक बहुत ही संपन्न और धनाढ्य फैमिली में हो रही थी, जो शुरू से ही कमलप्रीत चाहती थी। विमल था भी बहुत सुंदर। जो भी इस जोड़े को देख रहा था वो तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहा था। एक तो विमल सुंदर था ही, ऊपर से मिलनसार भी था। जो भी आता विमल उससे उठकर मिलता, बैठने के लिए कहने पर भी बड़े अदब से बैठता था। लेकिन वृंदा का स्वभाव विमल से थोड़ा उलट था। उसकी रौब जमाने की आदत गई नहीं थी अभी। वैसे भी आदतें कहाँ छूटती हैं इतनी जल्दी, जो जीवन में पड़ जाती हैं एक बार। विमल ने वृंदा के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए शादी की पहली रात ही जब विमल ने वृंदा से कहा कि लगता है कि तुम खुश नहीं हो इस शादी से, तो वृंदा ने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की खुशी कहाँ देखी जाती है, आप खुश हैं यही बहुत है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या कोई और बात है? मेरी पसंद नापसंद से क्या करना? माँ को आप बहुत पसंद थे, इसलिए माँ ने कहा कि वो जब मेरी शादी करेंगी आपसे ही करेंगी, तो बस हो गई। फिर मेरी माँ के आगे तो ब्रह्मा देवता की भी नहीं चलती, फिर मैं कैसे इनकार कर देती। कहकर वृंदा चुप हो गई थी। तभी विमल ने फिर सवाल छोड़ा कि क्या आपको कोई और पसंद था? पसंद क्या, मतलब अच्छा लगता था, लेकिन उससे मेरी शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सवाल क्यों नहीं उठता था? क्या वो आपकी जाति बिरादरी का नहीं था? जब विमल ने सवाल किया तो वृंदा बोली, नहीं, दरअसल में बात ऐसी थी कि वो मेरी चाची का भाई था और मेरी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब वृंदा ने इतना कहा तो विमल बोला, तो भागकर कर लेती शादी उससे, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? फिर वैसे भी आपके खानदान में तो भागकर शादी करने का रिवाज भी तो है। सुना है कि आपके चाचा ने भी भागकर शादी की थी, और ये भी सुना है कि आपकी चाची का भाई भी तो यहीं रहता था। फिर आप दोनों के बीच में नाजायज ताल्लुकात भी तो होंगे। विमल की बात सुनकर वृंदा बोली, माफ कीजिएगा, ताल्लुकात आपके बनते होंगे शादी से पहले, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। कहकर वृंदा अपना मुंह फेर कर लेट गई। विमल भी वृंदा से थोड़ी दूरी बनाकर वहीं लेट गया। शादी को लेकर उसके मन में जो उत्साह था वो एक ही पल में काफूर हो गया। अगले दिन जब वृंदा सोकर उठी तो वृंदा की सास ने उसे जल्दी से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा। शादी के बाद की कुछ रस्में करवानी थी उन्हें। बेमन से वृंदा रस्में करती जा रही थी कि तभी वृंदा की सास ने टोका कि लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। तो वृंदा ने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि हमारे यहाँ लड़कियां काम नहीं करती। तो वृंदा की हाजिर जवाब सास ने कहा कि बहुएं तो करती हैं, और तू इस बात को आज से अच्छी तरह से गांठ बांध लेना कि तू इस घर की बहू है, बेटी नहीं। तो वृंदा को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगी कि उसकी माँ ने तो ना जाने कौन कौन से सपने दिखाए थे उसे कि तू वहाँ राजरानी की तरह राज करेगी। क्या यही है राजरानी का सुख? कहकर वृंदा मन ही मन अपनी माँ को कोस रही थी, ये कहते हुए कि इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक थी, कम से कम सास और पति के ताने सुनने को तो नहीं मिलते थे। यहाँ जिसे देखो मुझे आकर कुछ न कुछ सुना ही जाता है, जैसे कि मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। विमल के साथ वृंदा आ तो गई थी शादी करके, लेकिन दोनों की आदतों में जमीन आसमान का अंतर था।
बात बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाना तो जैसे आम बात हो गई थी इन लोगों के लिए। फिर वृंदा की थोड़ी सी नासमझी ने विमल के शक को और हवा दे दी कि वृंदा आसिफ से मोहब्बत करती थी और दोनों के बीच नाजायज संबंध थे, जबकि वृंदा का दामन पूरी तरह से पाक था। वो आसिफ को पसंद जरूर करती थी, लेकिन वो पूरी तरह से पवित्र थी। आसिफ भी अपनी मर्यादा जानता था और उसका यही कहना था कि जब तक हमारे घर वाले हमें इजाज़त नहीं देंगे, हम लोग शादी नहीं करेंगे। इससे पहले कि कोई बात होती, बीच में शबाना उर्फ सब्बो की मौत ने इस रिश्ते को आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं दिया। फिर ये बात यहीं की यहीं दबी रह गई। लेकिन आज विमल ने उसी बात को अपना हथियार बना लिया था और वृंदा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। और गुरप्रीत का घर आज पूरी तरह से सजा था। गेंदा, गुलाब, कई तरह के ताजे फूलों से पूरा घर महक उठा था। सलोनी का आज अपने ससुराल में पहला दिन था। मृदुल और सौम्य स्वभाव की सलोनी ने आते ही अपनी मोहक मुस्कान और मीठी आवाज से सबका दिल जीत लिया था। और गुरप्रीत तो उसके रूप का दीवाना होने के साथ साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता का भी कायल था। वो जब भी सलोनी को देखता तो यही कहता कि इस दुनिया में तुम अकेले ही ऐसी हो जिसका भगवान ने कोई अक्स नहीं बनाया होगा। फिर इतराकर सलोनी का अगले ही पल ये कहना कि मैं हूं ही ऐसी, मेरे जैसी इस जहां क्या इस जहां में भी नहीं मिल सकती। चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं। लेकिन अगले ही पल वो दुखी होकर ये कहती कि भगवान मेरे जैसी किस्मत किसी को भी ना दे। औपचारिकता पूरी करने के बाद गुरप्रीत की माँ सलोनी को एक फूलों से सजे हुए कमरे में लेकर गईं और बोलीं, थक गई होगी पुत्र, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर मैं तुझे बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। कहकर कमरे से निकल ही रही थी कि गुरप्रीत ने कहा, माँ मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा जाकर आराम कर लेता हूँ। तो गुरप्रीत की माँ बोली, बेटा जरूर कर, लेकिन बाहर जाकर। बाहर क्यों माँ, अंदर क्यों नहीं? अब तो शादी हो गई है हमारी। पहले कहती थी कि सलोनी से मत मिल, शादी हो जाने दे। अब शादी हो जाने के बाद कमरे से बाहर कर रही हो। सब्र कर बेटा, थोड़ा सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। कहकर गुरप्रीत की माँ गुरप्रीत को कमरे से बाहर ले आई। बाहर आने के बाद भी गुरप्रीत का मन नहीं लग रहा था। ऊपर से उसके भाई बहन उसे अलग परेशान कर रहे थे। रात भर जगती और थकी होने के कारण सलोनी को कमरे में जाते ही नींद आ गई। लेकिन उसके दिमाग में रह रहकर वृंदा द्वारा कही हुई बातें अब भी घूम रही थीं और वो नींद में ही बोले जा रही थी, नहीं, मैं पता लगाऊंगी कि नाना नानी माँ पापा दोनों लोगों की मौत का एक दूसरे से क्या संबंध है। मैं अपनी शादी को उस अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगी। तभी दरवाजा खटकाने की आवाज हुई तो सलोनी ने नींद में ही दरवाजा खोला और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। तभी उसकी सास 2 कप चाय लेकर आई और बोली, पुत्र जल्दी से चाय पीकर फ्रेश होकर बाहर आ जा, तुझसे मिलने मोहल्ले की औरतें आई हैं। तो सलोनी ने कहा, अभी आई माँ। थोड़ी देर बाद सलोनी अपने कमरे से बाहर आ गई और आकर वहां बैठ गई। तो उन औरतों ने सलोनी को देखते ही कहा, कितनी सुंदर बहू लेकर आई हो गुरप्रीत की माँ, किसी की नजर ना लगे, राई नून उतार देना। उन औरतों की बातें सुनकर गुरप्रीत की माँ बोली, हाँ सितारा, मेरी बहू तो है ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो सलोनी से बोली, पुत्र जाकर आराम कर ले अपने कमरे में, बैठे बैठे थक गई होगी। सलोनी अपनी सास की बात सुनकर बोली, नहीं माँ, अभी नहीं थकी हूँ मैं। कहकर सलोनी उनके पास ही बैठ गई। उसके बाद वो बोली, अच्छा तू बैठ पुत्र, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर किचन की तरफ जाने लगी तो सलोनी भी उनके पीछे पीछे चली गई और जाकर उनसे बोली, अच्छा लाइए माँ, मैं बना देती हूँ। तो वो बोली, रहने दे पुत्र रहने दे, मैं सास हूँ तो क्या हुआ, इतनी बेरहम भी नहीं हूँ कि पहले ही दिन तुझसे काम करवाऊँ। मेरी सास ने तो मुझसे पूरे 6 महीने तक काम नहीं करवाए थे, तो मैं तो तुझे ज्यादा नहीं तो 1.25 महीने तो बैठाकर खिला ही सकती हूँ। कहकर सलोनी से चाय बनाने के लिए मना कर दिया। इतनी देर में चाय बनकर तैयार भी हो चुकी थी। फिर उन्होंने सलोनी को चाय देते हुए कहा, जा पुत्र अपने कमरे में बैठकर आराम से पी ले, उसके बाद आराम कर लेना, बाकी काम तो लगा ही रहता है हम सबकी जिंदगी में। जब गुरप्रीत की माँ ने सलोनी से इतना कहा तो आंसू आ गए सलोनी की आंखों में, जिन्हें देखते ही सलोनी की सास बोली, लगता है कि माँ की याद आ गई। कोई बात नहीं पुत्र, आज से मुझे ही अपनी माँ समझना। जी माँ। कहकर सलोनी अपने कमरे में चली आई और अपनी सास का वात्सल्यपूर्ण व्यवहार देखकर
सोचने लगी, कितनी अच्छी है मेरी सास। मुझे आए अभी एक भी दिन नहीं हुए और ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें कितने दिनों से जानती हूँ। और एक मेरी ताई जी हैं जिनके साथ मैं इतने दिन रही, लेकिन फिर भी मेरे लिए उनके दिल में ममता नहीं जागी। नहीं, मैं अपने घर संसार को ऐसे नहीं बिखरने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वृंदा की एक नादानी अब उस पर भारी पड़ने लगी थी। विमल बात बात पर उस पर आरोप लगाना शुरू कर देता और ऊपर से वृंदा की सास से भी वृंदा का 36 का आंकड़ा चलता था। अब इस रिश्ते को ज्यादा दिन खींचना मुश्किल था। फिर एक दिन वृंदा ने विमल से साफ साफ कह दिया कि नहीं रहना मुझे अब तुम्हारे साथ। कमियां मुझ में नहीं, तुम में हैं। क्या मैं नहीं जानती कि रात रात भर तुम किससे बातें करते हो, किसके ख्यालों में खोए रहते हो। तुमने भी ये शादी मुझसे नहीं, मेरे पैसे से की है। कहकर वृंदा रोने लगी कि वृंदा को रोता हुआ देखकर विमल अपने माँ पापा को बुला लाया और उनसे बोला, पापा अब मैं और नहीं रह सकता इसके साथ। जब से आई है मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। रात रात भर पता नहीं किस लड़के से बातें करती रहती है और पहले से ही इसका अपनी चाची के भाई के साथ नाजायज रिश्ता था। विमल की बात सुनकर विमल की माँ भी आ गई और वृंदा के बाल खींचते हुए बोली कि कल मुंही कहीं की कहाँ कहाँ मुंह काला करके आई है, अभी बुलाती हूँ तेरे माँ बाप को। फिर उन्होंने विमल से कहा, विमल जल्दी से फोन मिला इसकी माँ को। कितना गुड़ गाया था शादी के वक्त इसका, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके उल्टा निकली। न शक्ल न सूरत, न ही काम करने का कोई ढंग, और ऊपर से मायके में गुल खिलाकर आई है। अपनी माँ के कहने पर विमल ने सलोनी के बाबूजी को फोन मिलाया तो वृंदा के ससुराल का फोन देखकर जगतप्रीत ने परम को फोन पकड़ाते हुए कहा कि ले जा, अपनी माँ को फोन दे दे, तेरी बहन की ससुराल से फोन आया है। तो परम ने फोन ले जाकर अपनी माँ को पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि माँ ये देखो, वृंदा दीदी की ससुराल से फोन आया है। तो वृंदा ने फोन लेते हुए जैसे ही हेलो कहा, उधर से वृंदा की सास कड़कते हुए स्वर में बोली, शादी तय करते वक्त बड़े गुड़ गाए थे तूने अपनी बेटी के, लेकिन तेरी बेटी तो बड़े गुड़ वाली निकली। कल आके ले जाना अपनी बेटी को। वृंदा की सास के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर कंवलप्रीत हक्की बक्की रह गई। परम बार बार उसे पूछे जा रहा था कि क्या हुआ माँ, लेकिन उसके मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं थी। बोलती भी तो क्या बोलती। किसी ने सच ही कहा है कि जब अपने पर आती है तो इंसान की सारी हेकड़ी निकल जाती है। कंवलप्रीत के ऊपर भी आज उस लाठी ने प्रहार किया था जिससे वो अंदर ही अंदर दहल चुकी थी, लेकिन कहती भी तो किससे कहती। जगतप्रीत से बात किए उसे कई साल बीत चुके थे। जब सब्बों को लेकर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, उसके मन में आया कि एक बार जगतप्रीत से जाकर बात करे, लेकिन करती भी तो किस मुंह से करती। जगतप्रीत ने तो पहले ही मना किया था इस शादी के लिए। उसने तो वृंदा का रिश्ता अपने बचपन के दोस्त के बेटे से तय किया था, जो वृंदा को पसंद भी करता था। और अपने बेटे का वृंदा के प्रति झुकाव देखकर ही जगतप्रीत के दोस्त ने अपने बेटे के लिए वृंदा का हाथ मांगा था। किंतु कंवलप्रीत ने ये कहते हुए उस रिश्ते से इनकार कर दिया था कि कितना कमाता है वो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक मास्टर के साथ अपनी पूरी जिंदगी निर्वाह करे। आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी का सवाल था। तो कंवलप्रीत ने परम से कहलवा दिया कि कल वृंदा के ससुराल जाना है, हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। तो वृंदा के बाबूजी सवेरे तैयार मिले और वृंदा के ससुराल के लिए दोनों साथ चल दिए। रास्ते भर दोनों खामोशी रहे। अगले दिन जब वो वृंदा के ससुराल पहुंचे तो पहले से ही वृंदा का सारा सामान पैक करके रखा था, जिसे देखते ही जगतप्रीत का माथा ठनका और वो कंवलप्रीत से बोला, देख लिया ना अपनी जिद का अंजाम, और बाकी तेरी सीख और बुरे कर्मों का नतीजा है ये जो मेरी बेटी भुगत रही है। चल अब लेके चल अपनी बेटी को, और सुन वो सब जो आज तक तू दूसरों की बेटियों को सुनाती आई है। कहकर उसने विमल के पिताजी से कहा, हमने तो सुना था कि आप लोग बहुत इज्जतदार हैं। क्या यही है आपकी इज्जत, जहाँ दूसरों की बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती? अरे मेरी बेटी के साथ इतना कुछ करने से पहले एक बार अपनी बेटी के बारे में तो सोच लेते। जब वृंदा के बाबूजी ने विमल के पिता से कहा तो विमल के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, माफ कीजिएगा जगत जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में। हमारे घर के ज़्यादातर फैसले में माँ बेटे खुद ही करते हैं। हमें आपसे और आपकी बेटी
दोनों से हमदर्दी है, किंतु मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। विमल के पिताजी हाथ जोड़ते हुए वहां से चले गए। फिर वृंदा के बाबूजी वृंदा को चुप कराते हुए बोले, चल वृंदा पुत्र, तेरी जगह यहाँ नहीं है। ये तो तेरी माँ की जिद थी, वरना मैं तेरी शादी यहाँ कभी नहीं करता। 2 पैसे कमा लेने से कोई इज्जतदार नहीं बन जाता। उसकी असली इज्जत तो उसका एक अच्छा इंसान होना है, जो इन लोगों में नहीं है। फिर वो विमल को संबोधित करते हुए बोले, मैंने अपनी बेटी को जितना भी गहना कपड़ा और जो सामान दिया था, वो एक एक चीज मुझे वापस चाहिए, बाकी तो मैं कोर्ट में देख लूंगा, कहकर वृंदा को अपने घर लेकर चले आए। इधर जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, गुरप्रीत के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। सलोनी का इंतजार कर करके गुरप्रीत अब पूरी तरह से थक चुका था और सलोनी खाना खाने के बाद अपनी सास के कमरे में ही सो गई थी। और गुरप्रीत की मां समरजीत ने सलोनी को इस तरह से सोता हुआ देखकर जगाना उचित नहीं समझा। आधी रात को जब सलोनी की आंख खुली तो अपने आप को अपनी सास के कमरे में देखकर उसे गुरप्रीत की नाराजगी का एहसास पहले ही हो गया था। कितनी प्लानिंग कर रखी थी गुरप्रीत ने अपनी सुहागरात को लेकर, लेकिन सलोनी ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सलोनी अभी यही सोच रही थी कि गुरप्रीत की माँ की भी आंख खुल गई और वो बोली, जा बहू अपने कमरे में, गुरप्रीत तेरा इंतजार कर रहा होगा। तू सो रही थी इसलिए मैंने तुझे जगाया नहीं, और फिर उसके बाद मेरी भी आंख लग गई। अपनी सास के कहने पर सलोनी जब गुरप्रीत के कमरे में आई तो गुरप्रीत सो चुका था। ये देखकर सलोनी भी सो गई। तभी गुरप्रीत ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों आई, थोड़ा और रुक कर आती। तो सलोनी ने कहा कि ठीक है जाती हूँ, वैसे भी सुबह होने में 2 ही घंटे बचे हैं। तो गुरप्रीत ने कहा, 2 ही घंटे बचे हैं तो क्यों जा रही हो, सुबह सब लोग देखकर यही कहेंगे कि हमारे बीच शादी की पहली रात ही झगड़ा हो गया, भगवान जाने आगे क्या होगा। तो सलोनी ने गुरप्रीत के मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि फिर कभी झगड़े की बात मत करना, बड़ा डर लगता है झगड़ों से, मुझे डर लगता है। ऐसा क्यों, पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं। गुरप्रीत ने सलोनी को अपने और करीब खींचते हुए कहा। तो सलोनी ने कहा, नहीं, इन झगड़ों से घर भी तबाह होते रहते हैं। सलोनी के इतना कहते ही गुरप्रीत ने सलोनी के होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा कि आज ही सारी बातें कर लोगी या कुछ कल के लिए भी छोड़ोगी। तो सलोनी ने कहा कि रिश्ता बनाने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि रिश्ता कितना टिकाऊ है। देखो गुरप्रीत, मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, उसके बाद प्यार के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, फिर अभी हमारी उम्र ही कितनी है, कहकर सलोनी गुरप्रीत से दूर हटकर खड़ी हो गई। गुरप्रीत ने भी सलोनी के फैसले का सम्मान करते हुए बल प्रदर्शन करना उचित नहीं समझा और ये तय कर लिया कि जब सलोनी जब चाहेगी तभी वो उसके पास आएगा। इधर वृंदा भी अपने पुराने अतीत से बाहर निकल आई थी और अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी एक दिन जगतप्रीत से मिलने जगतप्रीत के वही पुराने दोस्त आए और फिर उन्हें वृंदा के बारे में जानकर बड़ा दुख हुआ। उसके बाद वो जगतप्रीत से बोले, देख जगत, जितना कुछ होना था हो गया, अभी केस भी लंबा चलेगा और फैसला आने में भी कुछ वक्त लगेगा। इससे पहले तू एक काम कर, वृंदा को आगे पढ़ा, उसे बीटीसी करा दे। कल को बीटीसी करके मास्टरनी बन जाएगी तो उसे रिश्तों की कमी नहीं होगी। अपने दोस्त की बात सुनकर जगतप्रीत बोला, ठीक है सदानंद, तू जैसा कहेगा अब मैं वैसा ही करूँगा। सदानंद ने भी कहा, ठीक है, इस समय फार्म भी निकले हैं, मैं कल ही ला देता हूँ। और वृंदा से बोले, वृंदा बेटा, मैं कल ही कुछ किताबें लाकर देता हूँ, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। सदानंद जी की बात सुनकर वृंदा ने कहा, ठीक है अंकल। उसके बाद सदानंद जी अपने घर चले गए और वृंदा ने दिन रात खूब मेहनत करके परीक्षा दी, जिसके परिणाम स्वरूप बीटीसी की परीक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली और 2 साल बाद गांव के प्राथमिक विद्यालय में ही उसकी नियुक्ति हो गई। इस बीच उसका विमल से तलाक भी हो चुका था। विमल के परिवार वालों ने उसके विवाह में जितना पैसा खर्च हुआ था वो राशि भी लौटा दी थी, लेकिन वृंदा को सब कुछ मिल जाने के बाद भी उसके जीवन में जो रिक्तता थी उसको कोई नहीं भर सकता था। हाँ, अब इतना जरूर था कि स्कूल जाकर बच्चों के बीच उसका मन बहल जाता था। सलोनी भी ग्रेजुएशन कर रही थी, उसकी सास भी खुद पढ़ी लिखी थी
और पढ़ाई के महत्व को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए सलोनी की पढ़ाई में वो भी उसकी मदद करती थी, जिसकी वजह से सलोनी ने ग्रेजुएशन की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी और उसके साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी भी करने लगी। फिर उसकी मेहनत रंग लाई, जिसकी बदौलत पीसीएस प्री निकाल लिया और आगे की तैयारी के लिए जी जान से जुट गई। कुछ दिन बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसके परिणाम काफी आश्चर्यजनक थे और सलोनी को जैसे अपनी सफलता पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन गुरप्रीत ने सलोनी को जब न्यूज़पेपर लाकर दिखाते हुए ये कहा कि विश्वास कीजिए मैडम, ये देखिए आपने पीसीएस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है, वो भी पहली बार में, बिना किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी किए। तो सलोनी गुरप्रीत से बोली, अगर आप और माँ दोनों मेरा साथ न देते, हौसला न बढ़ाते तो ये संभव नहीं होता। प्राउड तो मुझे फील करना चाहिए कि मुझे आप लोगों का साथ मिला, वरना कोई कसर बाकी नहीं थी मेरी जिंदगी नर्क बनने में। फिर वो गुरप्रीत से बोली, गुरप्रीत जी, हम लोग आज कहीं बाहर जाएंगे, किसी अच्छे रेस्तरां में खाना खाने और उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं। बताइए कहाँ ले चलेंगे आप? मैडम आप जहाँ कहिए, वैसे भी मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझे गुलामी नहीं आपका प्यार चाहिए। कहकर सलोनी ने गुरप्रीत के गले में अपनी बाहें डाल दी, जिसे देखकर गुरप्रीत भी मुस्कुरा उठा और सलोनी से बोला, यहाँ मौसम बहुत गर्म है, कल हम लोग नैनीताल चलते हैं। अगले दिन दोनों नैनीताल की खूबसूरती में पूरी तरह से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खोए हुए थे। तभी अचानक ही सलोनी गुरप्रीत का हाथ छोड़कर बोली, गुरप्रीत तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? सलोनी की बात सुनकर गुरप्रीत बोला, इतने दिन परखने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ? अरे अगर मुझे जाना ही होता तो मैं शादी की पहली रात ही तुम्हें छोड़कर जा चुका होता, इतने दिन तक तुम्हारा इंतजार नहीं करता। माना कि हमने इश्क करने में हमने थोड़ी नादानी की और शादी करने में जल्दबाजी, लेकिन हमारा रिश्ता अब इतना परिपक्व हो चुका है कि इस जन्म तक तो क्या, अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा इंतजार करता मिलूंगा। तुम सच कह रहे हो गुरप्रीत? कहकर सलोनी अपने चेहरे को गुरप्रीत के पास ले जाते हुए बोली, आई लव यू गुरप्रीत, आई लव यू। गुरप्रीत ने भी आई लव यू टू यू कहकर सलोनी के होठों पर अपने होठों को रखते हुए कहा, अब आज और कुछ नहीं कहो सलोनी, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। कहकर गुरप्रीत ने सलोनी को अपनी बाहों में भर लिया। सलोनी ने भी गुरप्रीत की बाहों से निकलने का प्रयास नहीं किया। फिर कई दिन और रातें दोनों ने एक दूसरे की बाहों में ही गुजार दिए। 5 साल बाद सलोनी बहुत बड़े लॉन में एक बच्ची के पीछे पीछे दौड़ रही है, साथ में गुरप्रीत और एक दो कारिंदे भी दौड़ रहे हैं, लेकिन वो बच्ची किसी के भी पकड़ में नहीं आ रही है। अंत में थक हार कर सलोनी वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था और लग ही नहीं रहा था कि ये वही सलोनी है जो कल तक एक अनजान डर के साए में जी रही थी। सलोनी बैठी ही थी कि तभी उसे एक लड़का और एक लड़की आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो सोचती है कि इस वक्त कौन हो सकता है, किंतु पास आने पर वो वृंदा को देखकर खुश होते हुए कहती है कि दी अच्छा किया जो आप आ गईं, संभालिए अपनी लाडली को। फिर वो थोड़ी देर रुककर बोली, दी आज आप बहुत खुश लग रही हैं, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है? सलोनी की बात सुनकर वृंदा मुस्कुरा दी, जिसकी मुस्कुराहट ने ही सब कुछ बयां कर दिया और सलोनी को ये समझते देर नहीं लगी कि वृंदा दी को प्यार हो गया है। चलो ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन हे ईश्वर इनके प्यार को लंबी उम्र देना, कहकर वृंदा को गले लगा लिया। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।